हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनट लाइव पर। बात कर रहे हैं कौन से अध्याय की? जनन स्वास्थ्य की, जिसमें हम लोगों ने परसों यानी सैटरडे को बात करी थी। किस चीज़ की? याद करिए, हम लोगों ने इस चैप्टर में हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था कि किस तरीके से जन्म को नियंत्रित किया जा सकता है। तो हमने युक्तियाँ देखी थी, हमने अस्थायी तरीका देखा था, हमने स्थायी तरीका देखा था, और आखिरी था सगर्भता का चिकित्सीय समापन यानी एमटीपी यानी एबॉर्शन। ये हम देख चुके थे। अब इस चैप्टर में दो बिंदु रह गए, मात्र दो टॉपिक रह गए हैं। एक है यौन संचारित रोग और एक है बंध्यता। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले इन दो टॉपिक में से वो है कौन सा? यौन संचारित रोग। बेटा जी ध्यान से सुनना, इन यौन संचारित रोग को, नाम लिखा हुआ है यौन संचारित रोग, इनको हम बोलते हैं एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। याद रखिएगा, क्या? यौन संचारित रोग को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये तो चलो समझ में आता है, कई बार ये वर्ड हम देख चुके हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी वो रोग जो यौन संबंध स्थापित करते हुए एक नर से मादा में या एक मादा से नर में हो जाते हैं। ऐसे रोग क्या कहलाते हैं? यौन संचारित रोग। ठीक है, यानी मैथुन प्रक्रिया के दौरान या सहवास प्रक्रिया के दौरान या संभोग प्रक्रिया के दौरान एक नर से मादा में या एक मादा से नर में अगर रोग फैल रहा है, संक्रमण हो रहा है किसी रोग का, तो ऐसे रोग क्या कहलाते हैं? यौन संचारित रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, अब इसके दो नाम और हैं, वो दो नाम और याद रखने हैं आपने, ध्यान से सुनना। ये दो नामों से भी क्वेश्चन इन दो नामों से भी क्वेश्चन बनता है। क्या? यौन संचारित रोग का एक और नाम है जिसका नाम है रतिज रोग। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वीडी, वेनेरियल डिजीज। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? वेनेरियल डिजीज या वीडी या रतिज रोग। ठीक है, एक तीसरा नाम और है इसका, मैं यहां पर लिख देता हूं, जनन। याद रखना, ये वाला नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनन मार्ग संक्रमण। अब आप मुझे बताएं, जनन मार्ग संक्रमण को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा जी RTI। क्या बोलते हैं? RTI। RTI क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। याद रखना, क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जनन मार्ग संक्रमण। यानी वो रोग जो कौन से मार्ग को संक्रमित करेंगे? जनन मार्ग को संक्रमित करेंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। या यौन संचारित रोग का दूसरा नाम है रतिज रोग, वेनेरियल डिजीज, या इसको हम क्या बोलते हैं? STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो बेटा जी ये तीनों नाम याद रखना, वो रोग जो यौन संबंध से एक मेल से फीमेल या फीमेल से मेल में ट्रांसफर होते हैं, उनका संक्रमण होता है, ऐसे रोगों को हम क्या बोलते हैं? यौन संचारित रोग। सिंपल सा था, चलें आगे। अब बिंदु आ रहा है, कौन से होते हैं यौन संचारित रोग? तो बहुत सारे होते हैं, जिसमें से नाम आपने याद रखने हैं। सबसे पहला सुजाक। सबसे पहला जो है उसका नाम है सुजाक, जिसको हम गोनोरिया भी बोलते हैं। याद रखना, क्या नाम देते बेटा जी? याद रखना, क्या? गोनोरिया। और सिफिलिस। याद रखना, क्या नाम देते हैं? सिफिलिस। सिफिलिस को इंग्लिश में भी सिफिलिस ही बोला जाता है। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? सिफिलिस। ठीक है, तीसरा जननिक हर्पीज, या इसको हम परिसर्प बोलते हैं। हर्पीज या जननिक परिसर्प भी बोला जाता है। ठीक है, एक नाम आप लोगों ने अगर सुना हो बेटा जी, क्लेमिडिटा, सुना है कभी? क्लेमाइडियसिस।
हिंदी में बोलते हैं क्लेमिडिएता और इंग्लिश में बोलते हैं क्लेमाइडिएसिस, याद रखिएगा, ठीक है। पांचवा ट्राइको, भूलना मत, ये जो नाम है ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्राइकोमोनस्ता, याद रखना, क्या बोलते हैं? ट्राइकोमोनस्ता, इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइकोमोनिएसिस, याद रखना, क्या नाम देते हैं? ट्राइकोमोनिएसिस, ठीक है। आप सभी ने ये नाम तो जरूर सुना होगा, हेपेटाइटिस नाम सुना है, यकृत शोथ बी, जिसको हम बोलते हैं हेपेटाइटिस बी, ये नाम भी आपने सुना होगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम आप सभी जानते हैं, एड्स, जो एचआईवी से फैलता है, ठीक है। तो ये कुछ 7 रोग मैंने यहां पर लिखे हैं। ये वो रोग हैं जो असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करने से एक नर से मादा में या एक मादा से नर में फैलते हैं। ये वो रोग हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? एसटीडी यानी यौन संचारित रोग, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये किससे होता है, ये किससे होता है, ये किससे होता है? ध्यान से सुनना बेटा जी, हमारा एक चैप्टर है, कौन सा? चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ठीक है। अब नाम से जरा सोचिए क्या आ रहा है? मानव स्वास्थ्य एवं रोग, यानी इस चैप्टर में हम रोग पढ़ेंगे। कौन से रोग पढ़ेंगे? दूसरे रोग, जैसे कैंसर वेंसर हो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, टाइफॉइड होएगा, कैंसर होंगे, सारे पढ़ेंगे। उसके अलावा ये रोग भी वहां पर आएंगे और ये भी पता लगेगा कि इन रोगों के लिए जो रोगाणु हैं जिसके कारण ये फैलते हैं, वो सारे हम उस चैप्टर में कवर करेंगे। तो 2 बार चीजें कवर करने से सिर्फ टाइम वेस्ट होएगा। यहां पर भी पढ़ाऊं, फिर वापस से 8वें चैप्टर में भी लेकर आऊं, तो वेस्टेज ऑफ टाइम होएगा। वहां पर डिटेल में है, यहां पर डिटेल में है ही नहीं, सीधी सी बात है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखने हैं बेटा जी, किस चीज के? यौन संचारित रोग के। सुजाक, गोनोरिया, सिफिलिस, इंग्लिश में भी सिफिलिस, जननिक परिसर्प, जेनाइटल हर्पीज बोला जाता है, क्लेमिडिता जिसको क्लेमाइडिएसिस बोला जाता है, ट्राइकोमोन्स्ता जिसको ट्राइकोमोनिएसिस बोला जाता है, यकृत शोथ बी यानी हेपेटाइटिस बी, और एड्स। ये वो रोग हैं जो एसटीडी कहलाते हैं, यौन संचारित रोग कहलाते हैं, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले सकता है। वैसे तो इसमें कुछ है नहीं, ये रोगों के नाम याद रखने आपने 7। चले आगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? देखिए, यौन संचारित रोग जो है उससे संबंधित मैंने आपको 3 नाम बता दिए। एक तो यौन संचारित रोग यानी एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसके 2 नाम थे, कौन सा? रतिज रोग यानी वेनेरियल डिजीज, यानी ऐसे रोग जो यौन संबंध करने से होते हैं असुरक्षित, उनको हम क्या बोलते हैं? रतिज रोग, ठीक है। और जनन मार्ग संक्रमण यानी ऐसे रोग जिससे जनन मार्ग संक्रमित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जनन मार्ग संक्रमण यानी एसटीडी, यौन संचारित रोग। ये 3 नाम हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मैंने आपको कुछ उदाहरण बताए किसके? यौन संचारित रोग के 7 उदाहरण बताए हैं, 7 डिजीज बोली हैं, ये नाम याद रखने हैं। और इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी जो है वो हमारे इस चैप्टर में आएगी, जहां पर हम रोग पढ़ेंगे। तो वहां पर इन सब के रोगाणु देखेंगे, इनके लक्षण देखेंगे, इन रोगों के क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। अभी आगे जो इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान से सुनना बेटा जी। अब ये जो रोग हमने पढ़े थे, ध्यान से सुनना, ये जो रोग हमने पढ़े थे इसमें से 2 रोग आपने याद रखने। एक तो कौन सा? एड्स और हेपेटाइटिस बी। याद रखना, कौन? एड्स और हेपेटाइटिस बी जो है, कौन कौन सा? एक है हमारा कौन सा? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये तो भैया डेफिनेशन सभी को पता है ना, सभी को पता होगी ये डेफिनेशन, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। लिखूं क्या इसकी? चलिए लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, एक्वायर्ड इम्यूनो
डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, याद रखना ये फुल फॉर्म है किसकी? एड्स की। ठीक है, तो एड्स और यकृत शोथ रोग बी जो है, ये दोनों कैसे फैलते हैं, इनका संक्रमण कैसे होता है? तो देखिएगा बेटा जी, इनका संक्रमण जो होता है वो कई कारणों से होता है, जिसमें से 4 कारण मुख्य रूप से है। आपसे पूछा जाएगा इसका संक्रमण कैसे कैसे होता है। सबसे पहला कारण जरा जल्दी से सोच समझ के मुझे बताएंगे, क्या संक्रमित सुई से ये रोग फैल सकते हैं? अगर किसी को एड्स है, उसने सुई का इस्तेमाल किया और उसी सुई को हमने किसी दूसरे व्यक्ति में इस्तेमाल कर दिया, तो उसको होएगा? हाँ होएगा। यानी संक्रमित सुई जो है उसके इस्तेमाल से ये होता है। चलिए, दूसरा कारण शल्य औजार। अब आप बोलेंगे सर शल्य औजार क्या होते हैं? आप मुझे बताएं, सर्जरी नाम सुना है, ऑपरेशन नाम सुना है? किसी डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, सर्जरी करी, जिस व्यक्ति की करी, जिस पेशेंट की करी, उसको मान लेते हैं एड्स था। ठीक है, और जो औजार उसने इस्तेमाल किए थे किसके लिए? शल्य क्रिया के लिए। शल्य क्रिया यानी सर्जरी। शल्य क्रिया का मतलब क्या होता है? सर्जरी यानी ऑपरेशन। यानी किसी डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, सर्जरी करी, शल्य क्रिया करी, और उसमें जो औजार इस्तेमाल किए थे, अगर उसको स्टरलाइज नहीं किया, उसके ऊपर अल्कोहल नहीं डाला, उसको साफ नहीं किया, और उन्हीं औजारों को वापस से किसी दूसरे पेशेंट में इस्तेमाल कर लिया, तो दूसरे पेशेंट को हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये 2 कारण आपको समझ में आ गए हैं। चलिए, तीसरा, जरा जल्दी से मुझे बताएं, रक्तदान करने से कौन सा? संदूषित रक्तदान करने से क्या ये फैलेंगे? किसी व्यक्ति को, ध्यान से सुनना, किसी व्यक्ति को एड्स था, उसने अपना रक्त जो है वो दान में दिया। अब वो रक्त किसी दूसरे व्यक्ति को अगर चढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो क्या दूसरे व्यक्ति को हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? एड्स या हेपेटाइटिस? बिल्कुल हो जाएगा। जिसको हेपेटाइटिस था उससे दूसरे को हो जाएगा, या जिसको एड्स था उसको, उससे दूसरे व्यक्ति को हो जाएगा। अगर क्या किया जाएगा? रक्त स्थानांतरण किया जाएगा या रक्तदान किया जाएगा। कैसा? संदूषित रक्त। ठीक है, और चौथा कारण जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्या भैया, कि कहीं ना कहीं गर्भवती महिला से शिशु को होगा या नहीं होएगा? आप बोलेंगे बिल्कुल होएगा। तो गर्भवती महिला से शिशु को होएगा? बिल्कुल होएगा। याद रखना, एक प्रेग्नेंट लेडी को अगर एड्स है तो उसके बच्चे को भी होने के चांसेस 100% होते हैं। या अगर उसको हेपेटाइटिस बी है तो डेफिनेटली उस बच्चे के क्या हो जाएगी? हेपेटाइटिस बी हो जाएगी। यानी कहीं ना कहीं अपरा भी नहीं रोक पाएगी। किसको नहीं रोक पाएगी भैया? HIV विषाणु को या हेपेटाइटिस के वायरस को। ठीक है, तो सिंपल तरीके से मैंने बताया, ये 4 तरीके थे जिससे क्या हो रहा था भैया? संक्रमण हो रहा है। किनका? इन दोनों रोग का। किसके अलावा? यौन संचारित रोग तो ये हैं ही, यानी असुरक्षित यौन संबंध से ये दोनों तो फैलते ही हैं। उसके अलावा संक्रमित सुई से फैल सकते हैं, शल्य क्रिया औजारों से फैल सकते हैं, संदूषित रक्तदान करने से फैल सकते हैं, और गर्भवती महिला से शिशु को हो सकते हैं। कौन से रोग भैया? ये दोनों रोग। क्या ये चीज क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल बच्चों वाली चीज है, जितना जल्दी हम इसको खत्म करेंगे गुड है, हमारे लिए बेटर है। ठीक है, ये कारण आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं ये कारण। इन कारणों से ये दोनों रोग फैलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये जो हमारा जैसे सिफिलिस है, क्या सिफिलिस संक्रमित सुई से होता है? ना। क्या संक्रमित औजारों से होएगा? नहीं। संदूषित रक्तदान करने से होएगा? नहीं। गर्भवती महिला से शिशु को होएगा? नहीं। यानी ये जो मैंने रोग लिखे हैं 7, इनमें से 2 रोग कौन कौन से? एक तो ये वाला और एक ये वाला। इनके फैलने के कारण एक तो ये तो है ही है, असुरक्षित यौन संबंध तो है ही है, उसके अलावा ये 4 कारण भी हैं किसके? इन दोनों रोग के संक्रमण के या फैलने के। ठीक है, चलें आगे। आइएगा, अगला बिंदु ध्यान से देखिएगा बेटा। अब आपसे पूछा जाएगा ये जो 7 रोग आपने लिखी थे, क्या ये 7 रोग जो हैं, क्या हम इनका उपचार कर सकते हैं? क्या हम इनका उपचार कर सकते हैं? तो ध्यान से सुनना। क्या? एक तो एड्स, एक हेपेटाइटिस बी, और एक जननिक
परिसर्प यानी जेनाइटल हर्पीस। ठीक है, ये 3 रोगों को छोड़कर, इन रोगों को छोड़कर बाकी जो 4 बच गए होंगे, भाई हमने 7 लिखे थे ना यहां पर, इन 7 में से 3 को छोड़कर, कौन कौन से? एड्स को छोड़कर, हेपेटाइटिस बी को छोड़कर और जननिक परिसर्प को छोड़कर बाकी रोगों का उपचार संभव है। यानी बाकी रोग जो हैं उनको सही किया जा सकता है, उनको क्योर किया जा सकता है, उनका उपचार किया जा सकता है और जो व्यक्ति है उसके अंदर वो रोग को खत्म किया जा सकता है, लेकिन अगर ये रोग हो गए तो खत्म नहीं किया जा सकता, केवल रोकथाम करी जा सकती है। एक होता है उपचार और एक होता है रोकथाम। उपचार का मतलब जड़ से खत्म कर देना उस बीमारी को, और रोकथाम का मतलब कहीं ना कहीं उसको, उसकी क्रिया को, या मैं बोलूंगा उस रोग के लक्षण को कम कर देना, यानी रोकथाम करना। ठीक है, तो याद रखना इनके क्योरमेंट नहीं है, किनके? इन रोगों के। इनको क्योर नहीं किया जा सकता, इनका उपचार नहीं किया जा सकता है, इनको जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। बाकी रोगों का उपचार जो है वो संभव है, उनको जड़ से खत्म किया जा सकता है। हाँ, इनकी रोकथाम की जा सकती है, इनके जो लक्षण है इनसे बचा जा सकता है, आयु जो है जो कम हो सकती है, जीवन अवधि जो कम हो सकती है। मान लेते किसी बंदे को एड्स हुआ, ठीक है, अब वो मर रहा है, मान लेते कितने सालों में, जैसे ही एड्स हुआ उसके लगभग 5 साल बाद वो मर गया, तो हम उसका क्या करेंगे? उसकी रोकथाम करेंगे, उसकी जीवन अवधि को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम ये नहीं कर सकते कि उसको जड़ से खत्म कर दें। ठीक है, तो 100% इलाज इनके नहीं है, बाकी रोगों के इलाज हैं, उनको जड़ से खत्म किया जा सकता है, उनका उपचार है। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट बिंदु था। भैया ये स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा जल्दी जल्दी। ठीक है, मैंने अभी तक क्या पढ़ा है जल्दी से फटाफट एक बार वापस से मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दे रहा हूं। सबसे पहले इसका लीजिएगा जल्दी से फटाफट। ले लिया? चलिए फिर इसका लीजिएगा जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ले लिया? इसका लीजिए जल्दी से। एक एक बिंदु हमें क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आलतू फालतू क्वेश्चंस नहीं, जो नॉर्मल चीजें हैं बस उसी से संबंधित। इसका लीजिए जल्दी से। ठीक है, चलें आगे। आइए अब अगला बिंदु ध्यान से सुनना। अगला बिंदु है कि ये जो रोग है इनके लक्षण प्रारंभिक कैसे होते हैं। तो याद रखना ये जो यौन संचारित रोग हैं इनके प्रारंभिक लक्षण जो हैं वो कैसे होते हैं? बड़े हल्के होते हैं। हल्के का मतलब बहुत कम दिखाई देते हैं। प्रारंभिक लक्षण कैसे दिखाई देते हैं? बड़े हल्के होते हैं, कम दिखाई देते हैं। जैसे सिंपल याद रखना क्या क्या, कहीं ना कहीं क्या गुप्तांग में क्या होगी? खुजली होगी। सिंपल सा, गुप्तांग में क्या होगी बेटा जी? खुजली होगी। तरल स्त्रावित होगा। ठीक है, जैसे मादाओं में सफेद रंग का तरल स्त्रावित होगा, याद रखिएगा। और क्या होएगा बेटा जी? याद रखना है आपने, क्या होएगा? दर्द होएगा और सूजन आएगी। ठीक है, ये सिंपल से प्रारंभिक लक्षण आपने याद रखने हैं। ये मामूली से हल्के लक्षण हैं जिस पर ज्यादा गौर नहीं देते हैं लोग। और कई बार, तो ध्यान से सुनना, और कई बार मादा जो होती है यानी फीमेल जो होती है लक्षण ही उत्पन्न नहीं होते। देखिए मैं पूरा लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है, कई बार क्या होता है, माता जो होती है या कई बार मादा जो होती है, स्त्री जो होती है, वो अलक्षणी होती है। याद रखना, कई बार स्त्री कैसी होती है? अलक्षणी होती है। अब जरा सोचिए, एक स्त्री जो अलक्षणी है, जिसमें लक्षण ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कौन सा रोग है?
यहां पर कौन सा, सिफिलिस, ये रोग जो होता है इसमें कई बार जो होती है मादा जो होती है उसमें लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। अब जरा सोचिए, किसी माता में लक्षण उत्पन्न नहीं हो रहे हैं और वो असुरक्षित यौन संबंध स्थापित कर रही है किसके साथ, नर के साथ, तो उस नर में चांसेस हैं या नहीं है संक्रमण के? आप बोलेंगे बिल्कुल हैं। तो क्या बोला मैंने, क्या यौन संचारित रोग जो होते हैं इनके प्रारंभिक लक्षण बहुत हल्के होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, या बहुत मैं बोलूंगा कम तरीके से दिखाई देते हैं। जैसे गुप्तांग में खुजली होती है, तरल स्रावित होता है, दर्द होता है, हल्का सा सूजन होता है, ये बहुत सिंपल से लक्षण हैं। ठीक है, कई बार तो मादा जो होती है वो कैसी होती है, अलक्षणीय होती है। अब जरा सोचिए, अगर लक्षण हल्के हैं या मादा में लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं और यौन संबंध स्थापित कर लिया, तो जरा सोचिए संक्रमण के चांसेस होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना। और ध्यान से सुनना, क्या बोला आपने? आपने बोला कई बार मादा जो होती है उसमें लक्षण उत्पन्न नहीं होते। ठीक है, और कहीं ना कहीं लक्षण उत्पन्न नहीं होंगे और संक्रमण हो जाएगा तो धीरे धीरे हल्के लक्षण जो दिखाई देते हैं इसको इग्नोर कर देते हैं लोगों ने क्या कर दिया, ये जो हल्के लक्षण जो आ रहे थे इनको लोगों ने इग्नोर कर दिया, सोचा ही नहीं कि ये रोग हो सकता है। और कैसा हो सकता है, यौन संचारित रोग हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना, भूलना मत इस चीज को। क्या, एक तो ये हल्के लक्षण होते हैं, इसको इग्नोर कर दिया। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण बिंदु, क्या, अगर लक्षण पता लग भी जाते हैं, लक्षण पता लग भी जाते हैं और इस बात का डर दिल में, या इस बात का डर जो है वो दिमाग में बैठ जाता है, क्या, कि अगर किसी को पता लग गया, या तो फैमिली में पता लग गया, परिवार में, या किसी आस पड़ोस में पता लग गया, या किसी परिवार वाले को पता लग गया, किसी दोस्त को पता लग गया, तो मजाक बनाया जाएगा। इस चीज का भी डर होता है। यानी इसको, इन रोगों को क्या समझा जाता है, एक तरीके से सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो जरा सोचिए, सामाजिक कलंक का डर सताता रहता है उन लोगों में जिनको पता भी लग जाता है, क्या, कि हमारे अंदर एसटीडी हो गई है, हमारे अंदर यौन संचारित रोग उत्पन्न हो गए हैं, उनके लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, फिर भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि डर सताएगा, किसका, समाज का। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु मैंने आपको बताया, क्या, कि यौन संचारित रोग के प्रारंभिक लक्षण बहुत हल्के होते हैं, कुछ इस तरीके के लक्षण होते हैं, और कई बार मादा जो होती है वो तो अलक्षणीय होती है। लक्षण दिखने के बावजूद कई लोग जो हैं इसको सही नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में एक डर फैल जाता है, किस चीज का, सामाजिक कलंक का क्या फैल जाता है, डर फैल जाता है। तो ये हमने कुछ यौन संचारित रोगों के बारे में पढ़ा। अब जरा सुनना, ध्यान से सुनना, ये तो दिमाग में फैल गया कि भैया सामाजिक कलंक का डर दिमाग में फैल गया, सही नहीं कराते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते। अब जरा सोचिए, ये बीमारी बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, बहुत जटिल हो जाएगी, और इतनी ज्यादा जटिल हो जाती है कि कई बार मादाओं में पीआईडी हो जाता है। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या, इस लाइन को यूं पढ़ना, देखना, क्या, कई बार मादाओं में लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए, लक्षण उत्पन्न नहीं हो रहे और लक्षण जो है वो हल्के भी हैं। अब इन हल्के लक्षणों को लोग जो है हल्के में ले लेते हैं। सीधा बोले, ये बोले, क्या, इन लक्षण जो है हल्के पैदा हो रहे हैं तो इसको, इन रोगों, इन लक्षणों को हल्के में ले लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल है, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। अगर दिल में ये भी होता है, क्या, दिमाग में ये भी होता है, क्या, कि अगर एसटीडी हो गई तो समाज का कलंक है। ये कौन, एसटीडी, जो बिल्कुल गलत है। आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो बहुत बहुत मैं बोलूंगा जटिल बीमारियां घेर लेंगी, जैसे मादाओं में क्या, पीआईडी। अब आप बोलेंगे सर पीआईडी क्या होता है? याद रखना बेटा जी, पीआईडी जो होता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रोणि शोथज रोग। अब आप बोलेंगे ये क्या है? अब ध्यान से सुनना, पहले तो सोच समझ के मुझे बताएं, क्या ये वर्ड सुना हुआ है आपने? आप बोलेंगे पेल्विक, श्रोणि नाम सुना हुआ है? आप बोलेंगे हाँ सर, श्रोणि नाम सुना। ये जो नीचे वाला क्षेत्र जो होता है हमारा, जहां पर जनन अंग होते हैं, ठीक है, ये नीचे वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, श्रोणि भाग कहलाता है। और अब जरा सोचिए, एक मादा जिसके अंदर बहुत हल्के से लक्षण थे, क्या, कि तरल स्त्रावित हो रहा था सफेद रंग का,
ठीक है, उसने सामान्य रूप से लिया कि चलिए ठीक है कोई बात नहीं, कई बार महिलाओं में सामान्य रूप से श्वेत स्राव निकलता है, ठीक है, उसने नॉर्मल लिया उस चीज को, डॉक्टर के पास नहीं गई। अब ये जो तरल अगर निकलता रहेगा और डॉक्टर के पास नहीं गए तो चांसेस हैं किस चीज के, पीआईडी के। पीआईडी क्या होएगा, ये वाला जो क्षेत्र होएगा, इस क्षेत्र में जितने भी अंदर भाग मिलेंगे जनन अंग के साथ साथ वो भी क्या होते जाएंगे, खराब होते जाएंगे, नष्ट होते जाएंगे, संक्रमित होते जाएंगे जनन अंगों के साथ साथ। ऐसे रोगों को हम क्या बोलते हैं कि श्रोणी में इन्फ्लामेशन हो गया है, श्रोणी में कहीं ना कहीं इंफेक्शन हो गया, ऐसे रोग क्या कहलाएंगे बेटा, पीआईडी कहलाएंगे। समझ में आ गया। कहीं ना कहीं मादाओं में पीआईडी हो सकती है और क्या हो सकता है, जरा सोचिए, कहीं ना कहीं ऐसी मादा जिसने नहीं दिखाया डॉक्टर को, तो उसमें जो शिशु पैदा होएगा वो कैसा पैदा हो सकता है, मृत शिशु का क्या हो सकता है, जन्म हो सकता है। ये भी कंडीशन हो सकती है, क्या, मृत शिशु का जन्म हो सकता है। और क्या कंडीशन हो सकती है, याद रखना बेटा जी, भूलना नहीं है। क्या, अब एक क्वेश्चन है ना, ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन नीट 2015 या 16, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, 15 या 16 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या अपस्थानिक सगर्भता या गर्भता क्या कहलाती है, अपस्थानिक गर्भता या अपस्थानिक सगर्भता क्या कहलाती है। देखिएगा बेटा जी, पीआईडी की फुल फॉर्म मैंने इंग्लिश में लिख दी। मृत शिशु जन्म का मतलब क्या था कि जो बच्चा जो पैदा होएगा वो मृत होएगा। क्यों, क्योंकि अंदर श्रोणी भाग में वो महिला गर्भवती है और श्रोणी भाग जो है वो संक्रामित होता जा रहा है, अंदर जो है शिशु का भी संक्रमण हो जाएगा और शिशु अंदर ही मर जाएगा। ठीक है, और क्या है अपस्थानिक सगर्भता। अब ये कहीं ना कहीं श्रोणी भाग जो था इसमें अगर इंफेक्शन हो रहा है तो श्रोणी भाग में कहीं ना कहीं मादाओं में गर्भाशय है, हाँ है। क्या डिंबवाहिनी है, डिंबवाहिनी यानी कहीं ना कहीं फैलोपियन नलिका है या नहीं, आप बोलेंगे हाँ है, बिल्कुल है। तो जरा ध्यान से देखिएगा बेटा जी, ये सोच समझ के मुझे बताइएगा, सिंपल सी चीज बताइएगा। यहां पर निषेचन हुआ था, मान लेते हैं शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन हुआ, क्या बन गया, युग्मनज। आप मुझे जल्दी से मुझे बताएं, ये युग्मनज आगे जाके क्या बनाता है, तूतक बनाता है, तूतक आके जाके क्या बनता है, कोरक पुट्टी बनाता है। याद आ रहा है, पढ़ा था ना। कोरक पुट्टी जो होती है वो कहां जाकर रोपण होती है, कहां पर रोपण होता है, किसका, उस भ्रूण का रोपण कहां होता है। सिंपल शब्दों में पूछ रहा हूं आपसे, ये युग्मनज से जब भ्रूण बनेगा तो उस भ्रूण का रोपण कहां होगा, गर्भाशय में रोपण होता है या फैलोपियन नलिका में रोपण होता है, जरा जल्दी से मुझे बताएं कहां पर होता है। आप बोलेंगे सर कहां पर होता है, गर्भाशय में, जो अंतः गर्भाशय भित्ति होती है वहां पर क्या होता है, रोपण होता है। अब मैंने बोला क्या, ये क्षेत्र संक्रामित हो गया था, गर्भाशय संक्रामित हो गया था, जिस वजह से रोपण जो है भ्रूण का यहां पर हो गया, कहां पर, फैलोपियन नलिका में। इस रोग को बोला जाता है, याद रखना, अपस्थानिक सगर्भता यानी एक्टोपिक, वर्ड याद रखना, प्रेगनेंसी, भूलिएगा मत। आपसे कोई पूछे एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है तो सीधा सीधा बोलना भैया अपस्थानिक सगर्भता का मतलब क्या होता है, जब रोपण, रोपण किसका रोपण, भ्रूण का, भ्रूण का रोपण कहां होता है, याद रखना, गर्भाशय के अलावा, गर्भाशय के अलावा कहीं और हो जाता है, गर्भाशय के अलावा कहीं और हो जाता है, और मुख्य रूप से कहां, फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन नलिका में क्या हो जाता है बेटा जी, रोपण हो जाता है। इसको बोला जाता है अपस्थानिक सगर्भता। ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे क्या यौन संचारित रोग की अगर रोकथाम नहीं की जाएगी, उसका उपचार अगर नहीं किया जाएगा तो वो एक बड़ा रूप धारण कर लेंगे। कौन कौन, आपके यौन संचारित रोग, और श्रोणी भाग को क्या कर सकते हैं, संक्रामित कर सकते हैं। किसमें, मादाओं में तो करेंगे,
नरों में भी करते हैं, लेकिन श्रोणी भाग में ना बोलकर मैं बोलूंगा कहां पर, जनन मार्ग को संक्रामित करते हैं। पीआईडी स्पेशली किसमें, मादाओं में। ठीक है, पीआईडी रोग जो होता है वो शब्द जो है वो किसके लिए उपयोग में आता है, मादाओं में। ठीक है, एक तो पीआईडी हो सकता है, बच्चा जो है वो कैसा होएगा, मृत पैदा हो सकता है, या अपस्थानिक सहगर्भता हो सकती है। तीन चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अगर क्या होएगा भैया, अगर इन यौन संचारित रोग का रोकथाम नहीं किया जाएगा तो ये तीन कंडीशन हो सकती हैं, और एक चौथी कंडीशन हो सकती है जिसको हम बोलते हैं क्या, बंध्यता। क्या, बंध्यता, इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो याद रखना, मैंने सिंपल तरीके से आपको एक चीज बताई है, जरा जल्दी से रिवाइज कर देता हूं, फटाफट सुनिएगा। क्या, जल्दी से सुनिएगा, ये हमारा यौन संचारित रोग है, इसको एक बार फटाफट जल्दी से रिपीट कर देता हूं ताकि पूरी चीज समझ में आ जाए। यौन संचारित रोग, जनन मार्ग संक्रमण, रतिज रोग, वो रोग जो हम बोलेंगे कहीं ना कहीं असुरक्षित यौन संबंध से होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसटीडी। यौन संचारित रोग के कुछ नाम यहां पर लिखे हैं, 7 नाम लिखे हैं, जिनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कहां पर, कौन से चैप्टर में, 8वें चैप्टर में, मानव स्वास्थ्य एवं रोग में। ये जो रोग होते हैं, इनमें से ये 2 रोग, एड्स और हेपेटाइटिस बी जो होते हैं, इनका संक्रमण जो होता है वो असुरक्षित यौन संबंध के अलावा इन 4 कारणों से भी फैलता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा, इन तीनों रोगों को छोड़कर बाकी रोगों का उपचार संभव है। इन तीनों रोगों का उपचार संभव नहीं है, जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। हमने ये देखा कि प्रारंभ में जो लक्षण दिखाई देते हैं एसटीडी के, वो बहुत हल्के होते हैं। गुप्तांग में खुजली होती है, तरल स्रावित होता है, दर्द और सूजन आती है। इसको लोग हल्के में ले लेते हैं, या मैं बोलूंगा कई महिलाएं जिनमें अलक्षणी होती है, जिनमें लक्षण ही उत्पन्न नहीं होते हैं, और कईयों में जिनमें लक्षण उत्पन्न होते भी हैं, अगर हल्के होते हैं तो वो लोग इन लक्षणों को हल्के में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में एक फितूर बैठा हुआ है क्या, कि भैया ये तो एक गलत बीमारी है, ये तो समाज के ऊपर नहीं, क्या खुद के ऊपर कलंक लग जाएगा समाज की तरफ से अगर क्या हो गई, एसटीडी हो गई है। ठीक है, तो अगर इसकी रोकथाम नहीं की गई, डॉक्टर के पास नहीं गए, तो ये रोग बड़े स्तर पर फैल जाते हैं। जैसे पीआईडी हो सकती है, शिशु जो है वो मृत पैदा हो सकता है, सहगर्भता कैसी हो सकती है, अपस्थानिक हो सकती है। इससे क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, अपस्थानिक सहगर्भता का मतलब, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या था, जब कहीं ना कहीं रोपण गर्भाशय में ना होकर कहां पर हो जाएगा, फैलोपियन नलिका में, उसे हम बोलेंगे अपस्थानिक सहगर्भता। या चौथा बिंदु क्या हो सकती है, बंध्यता हो सकती है। ये हमने खत्म किया है बेटा जी एसटीडी। अब आखिरी जो चीज जो आ रही है इस चैप्टर में, वो आ रही है क्या भैया, बंध्यता। किसकी बात करने वाले हैं, बंध्यता की, यानी इनफर्टिलिटी की। किसकी बात करने वाले हैं बच्चे, इनफर्टिलिटी यानी बंध्यता की। ठीक है, आइए चलते हैं, बात करते हैं किसकी, इनफर्टिलिटी की। ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। बंध्यता का मतलब क्या है, मैंने बोला एक युगल जोड़ा है, एक परिवार है, एक नर है और एक मादा है, एक स्त्री और एक पुरुष है। ठीक है, दो हैं, एक हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, और वो दोनों बच्चा उत्पन्न करने में असक्षम है। ठीक है, दोनों जो हैं वो बच्चा उत्पन्न करने में असक्षम है। अब हो सकता है दोनों में से या तो नर जो है उसमें कुछ कंडीशंस खराब हो गई जिस वजह से बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, या हो सकता है मादा जो है वो बच्चा उत्पन्न करने में असक्षम है, या हो सकता है दोनों ही असक्षम है। अब आप बोलेंगे सर दोनों सक्षम हो, अरे दोनों सक्षम हो जाएंगे तो सीधी सी बात है बच्चा पैदा हो जाएगा, तो बंध्यता का तो सवाल ही नहीं होएगा। हमने बोला या तो नर के शरीर में कुछ खराबी है, या मादा के शरीर में कुछ खराबी है, या दोनों के शरीर में कुछ खराबी है जिससे वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं। यही प्रक्रिया क्या कहला रही है, बंध्यता कहला रही है। तो ये सिंपल सा मीनिंग आपको समझ में आ गया कि बंध्यता का मतलब क्या था, एक युगल जोड़ा जो बच्चा उत्पन्न करने में असक्षम है, उनको हम क्या बोलेंगे, उस जोड़े को क्या बोलेंगे, बंध्य। और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, बंध्यता, इनफर्टिलिटी। ठीक है, अब बात आ रही है दोनों में कौन है सक्षम हो सकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, या तो दोनों में से एक होएगा, या तो पुरुष होएगा या मादा होएगी, या हो सकता है दोनों ही हो। ठीक है, अब बात आ रही है कि ये बंध्यता आई कैसे है, किस कारण से ये बंध्यता आती है, कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण ये बंध्यता आती है। तो सबसे पहला कारण याद रखना कौन सा है बेटा जी, शारीरिक। कौन सा है, शारीरिक है, यानी फिजिकली।
यानी उनका शरीर जो है, मैंने ये बोला किसी नर में जो वृषण हैं वो शुक्राणु पैदा नहीं कर पा रहे हैं, किसी मादा में अंडाणु पैदा नहीं कर पा रहे हैं, या किसी मादा का जो गर्भाशय है उसमें रोपण नहीं हो पा रहा है, या किसी मादा की फैलोपियन नलिका में वो वातावरण नहीं मिल पा रहा है शारीरिक रूप से जो निषेचन के लिए चाहिए था। ये परिस्थिति क्या कहलाएगी कि ये शारीरिक कारण हो जाएगा किस चीज का? बंध्यता का। बताएं, ये चीज समझ में आ गई? दूसरा कारण है जन्मजात हो सकता है। ये बंध्यता किस वजह से हो सकती है? जन्मजात हो सकती है। अब आप बोलेंगे जन्मजात, जैसे एक उदाहरण ध्यान से सुनना, हम पढ़ चुके हैं मानव जनन चैप्टर में, याद करिए। आपको याद आ रहा है क्रिप्टोकॉइडिज्म क्या था? याद करिए, क्या ये वर्ड मैंने आपको पहले कभी बताया? क्रिप्टोकॉइडिज्म याद आ रहा है? किसी भी बच्चे को याद है क्रिप्टोकॉइडिज्म क्या था? आप में से कई होंगे जिनको ये याद आ रहा होगा। क्या कि जब एक नर पैदा होता है तो उसके वृषण शरीर से बाहर आ जाते हैं या नहीं आ जाते? एक वृषण कोश में आते हैं या नहीं आते? याद आ रहा है? कौन से महीने में आए थे? याद करिए, 7वें महीने में आए थे। याद आ रहा है या नहीं याद आ रहा? क्यों आए थे ये भी बताया था। क्या सामान्य तापमान शरीर का जो होता है उसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है, 2 से 3 डिग्री कम चाहिए होता है, इसलिए बाहर आ जाते। कौन? वृषण। लेकिन याद करिए, मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, क्या कि अगर वृषण शरीर से बाहर नहीं आ पाए और शरीर के अंदर ही रह गए तो उस परिस्थिति को हमने क्या बोला था? याद करिए, ये बोला था या नहीं बोला था? अब जरा सोचिए, कोई नर जिसके वृषण शरीर से बाहर नहीं आ पाए हैं, अंदर है, अंदर तापमान कितना मिल रहा है? 37 डिग्री मिल रहा है। इस तापमान पर शुक्राणु का निर्माण नहीं होएगा, तो इसका इस्तेमाल करें और सोचें क्या ये कंडीशन जन्मजात होएगी या नहीं होएगी? क्या कि वो पुरुष बंधे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? उसमें वीर्य जो होएगा उसमें शुक्राणु होंगे या नहीं होंगे? कतई नहीं होंगे। तो जरा सोच समझ के मुझे बताएं, ये परिस्थिति जो होएगी क्या ये जन्मजात है या नहीं? आप बोलेंगे हाँ सर, ये बिल्कुल जन्मजात है। ठीक है। और कौन सा कारण है जिससे बंध्यता आ सकती है? याद रखना, रोगजनक हो सकता है। क्या कोई रोग हो गया? क्या हो गया? कोई रोग हो गया जिसकी वजह से बंध्यता आ गई है। सीधी सी बात है। हमने यहां पर अभी एसटीडी पढ़ा था ना, उसमें एसटीडी में मैंने क्या बताया था कि अगर एसटीडी का उपचार नहीं किया गया तो ये बड़े स्तर पर फैल सकती है, जिससे क्या आ सकती है? बंध्यता आ सकती है, नहीं आ सकती? तो रोगाणु के कारण, रोगों के कारण क्या आ सकती है? बंध्यता आ सकती है। ठीक है। और क्या कारण हो सकते हैं बेटा जी? याद रखना, भूलना नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है क्या? आज की डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हो रही है वो हो रही है क्या? ड्रग्स। यानी ऐसी औषधियां जो लीगल नहीं है। याद रखना है, ऐसी औषधि जो लीगल नहीं है। जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको बताता हूं क्या होता है ना, अभी आप लोग 12th में, आप में से कई लड़के होंगे जो जिम में जाते होंगे या कभी इन फ्यूचर जाएंगे। तो वो जो जिम में जाते हैं उनको बड़ा शौक होता है क्या? बॉडी बनाने का। तो बॉडी बनाने के लिए क्या होता है ना, जिम में जो ट्रेनर होते हैं वो उनको सलाह देते हैं कि ये पाउडर खा लो, ये दवाई ले लो, ये इंजेक्शन लगा लो, ठीक है, ये कुछ खा लो, इससे बॉडी बन जाएगी। अब वो क्या होती हैं? वो होती हैं ड्रग्स होती हैं। वो कुछ ऐसी औषधियां होती हैं जिससे उस पुरुष में क्या आ जाती है? बंध्यता आ जाती है। तो इलीगल जो औषधियां जो होती हैं, जो खराब करती हैं शरीर को, उनको लेने से, उन ड्रग्स को लेने से क्या आ सकती है? बंध्यता आ सकती है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, स्पेशली लड़कों को। तो याद रखना, इन फ्यूचर अगर आप जिम में जाते हैं तो ऐसे ट्रेनर जो होंगे जो आपको बताएंगे कि ये ले लो, वो ले लो, ऐसे ले लो, वैसे ले लो, ना, बिल्कुल नहीं लेना है। सिंपल, बिना प्राकृतिक रूप से कार्य करना है, एक्सरसाइज करनी है। ठीक है बेटा जी। ये हमारे कितने बिंदु हो गए हैं? 4 बिंदु हो गए। यानी ये वो कारण हैं जिनसे बंध्यता फैलती है। और आज की डेट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण जो आज की डेट में बहुत ज्यादा हो रहा है वो है मनोवैज्ञानिक तरीके से। किस तरीके से? मनोवैज्ञानिक तरीके से। ठीक है। मनोवैज्ञानिक का मतलब मैं ये बोलूंगा क्या कि टेंशन बहुत ज्यादा है जीवन में। उन टेंशन से दिमाग में जो हार्मोन्स निकल रहे हैं उसके स्तर में क्या हो जाती है? गड़बड़ आ जाती है। ठीक है।
बहुत टेंशन चल रही है लाइफ में, इस वजह से दिमाग हमारे मस्तिष्क से क्या होती है, टेंशन होगी तो मस्तिष्क पर उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा, जैसे हार्मोन्स के स्त्रावण पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, जैसे टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम हो जाएगा या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का स्तर कम हो जाएगा, जिससे शुक्राणु का निर्माण, अंडाणु का निर्माण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं आज की डेट में, किस चीज के भैया, बंध्यता के। तो बंध्यता के कारण आपसे अगर 12th बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया कि बंध्यता के मुख्य मुख्य कारण क्या है, तो आप ये कारण जरूर लिखिएगा कि बंध्यता के मुख्य रूप से कारण जो हैं वो हैं शारीरिक है, जन्मजात है, रोगजनक है, ड्रग्स का इस्तेमाल है, औषधियों का इस्तेमाल है, या मनोवैज्ञानिक रूप से क्या क्रिएट हो सकती है, क्या पैदा हो सकती है, बंध्यता पैदा हो सकती है। बंध्यता का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, जब एक स्त्री और एक पुरुष या तो दोनों या दोनों में से कोई भी बच्चा पैदा करने में असमर्थ होते हैं, तो इस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं, बंध्यता बोलते हैं। सिंपल सा था। अब बात आ रही है बेटा जी, ध्यान से सुनना, इन परिस्थितियों के कारण क्या आ रही थी, बंध्यता। अब इसको सही करने के लिए, इन परिस्थितियों को सही करने के लिए, मैं बोलूंगा बंध्यता को खत्म करने के लिए, ऐसे लोग जिनके अंदर ये परिस्थितियां हो सकती है जिससे बंध्यता आ सकती है, वो कहां जाएंगे, वो जाएंगे किसमें, क्लिनिक में। किसमें जाएंगे, बंध्यता क्लिनिक में जाएंगे। जाएंगे ना, जहां पर उनका क्या किया जाएगा, उपचार किया जाएगा, जहां पर उनको मेडिसिन दी जाएगी। सिंपल, क्या दी जाएगी, मेडिसिन दी जाएगी। यानी ऐसी मेडिसिन दी जाएंगी, ऐसी दवाइयां दी जाएंगी जो शरीर में क्या करेंगी, या तो जैसे किसी के हार्मोन की कमी थी तो उसको हमने मेडिसिन दी, किसी की कहीं ना कहीं अंडवाहिनी जो थी वो सिकुड़ गई थी तो उसको फैलाने की कोशिश की गई। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्लिनिक में जाएंगे जहां पर डॉक्टर्स जो होंगे वो मेडिसिन देंगे और इन कारणों को सुलझाएंगे। लेकिन अगर फिर भी इस बंध्यता क्लिनिक में जाने के बाद फिर भी उपचार नहीं हो पाता, तब हम, ध्यान से सुनना, क्या बंध्यता क्लिनिक में जाकर अगर उपचार नहीं होता, अगर उपचार नहीं होता, यानी वो जो मेडिसिन दी गई हैं अगर उससे उपचार नहीं होता, तब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। अब जरा सोचिए, कोई जोड़ा था, युगल जोड़ा जिसमें बंध्यता थी, वो क्लिनिक में गया, जाने के बाद डॉक्टर ने उसको दवाइयां दी, फिर भी कहीं ना कहीं वो बच्चा उत्पन्न नहीं कर पा रहे। अब क्या करेंगे वो, अब भाई समाज तो बार बार प्रेशर डालेगा कि बच्चा होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए। स्पेशली इंडिया में तो ये बहुत फेमस है, बहुत क्या, आस पड़ोस के तो बहुत लोग बोलते हैं, अरे भाई बच्चा कब होएगा, बच्चा कब होएगा, बच्चा कब होएगा, तुम्हें खिलाना है क्या बच्चा उनका, सीधी सी बात है। तो सोचिए, अगर ये कहने वाली बात है, अगर बंध्यता क्लिनिक में जाने के बाद भी अगर उपचार नहीं होता है, तो इस परिस्थिति में किसका सहारा लिया जाएगा, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। किसका सहारा लेगा, वो जोड़ा जो है, वो मेल फीमेल जो है, अगर वो इन क्लिनिक में जाने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तब वो सहायता लेगा कुछ ऐसी तकनीक की, ध्यान से सुनना, कुछ ऐसी तकनीक की जिनको हम बोलते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकी, इंग्लिश में बोलते हैं ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। क्या बोला मैंने बेटा जी, याद रखना, क्या कि अगर इन क्लिनिक में जाने के बाद, डॉक्टर की दवाइयां खाने के बाद फिर भी कोई असर नहीं हो रहा, फिर भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, तब किसका सहारा लिया जाएगा, सहायक जनन प्रौद्योगिकी का, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का। अब ये क्या है, ये सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या है, ये ART क्या है। तो ध्यान से सुनना बेटा जी, ये कुछ तकनीक हैं, ये कुछ तकनीक हैं। जैसे मैं हिंट देता हूं, आप सभी ने नाम सुना हुआ टेस्ट ट्यूब बेबी, सुना या नहीं सुना, पात्र निषेचन सुना या नहीं सुना, टेस्ट ट्यूब बेबी सुना है ना। तो ये बेटा जी कुछ ऐसी तकनीक हैं,
ये कुछ ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करेंगे डॉक्टर्स, कौन इस्तेमाल करेंगे? डॉक्टर से इस्तेमाल करेंगे कुछ ऐसी तकनीक का जिससे किसको खत्म किया जाएगा? बंध्यता को खत्म किया जाएगा। समझ में आया? तो देखिए इलाज यहां पर भी था, लेकिन अगर यहां पर भी नहीं हो पाया तब इसका सहारा लिया जाएगा, कुछ ऐसी तकनीक का सहारा लिया जाएगा जो बंध्यता को खत्म करेगी। यानी कहीं ना कहीं वो जोड़ा जो है कहीं ना कहीं बच्चा उत्पन्न कर सकता है। ऐसी तकनीक जो होती हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज जो होती हैं, ऐसी टेक्निक्स जो होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सहायक जनन प्रौद्योगिकी बोलते हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी है जरा जल्दी से देखते हैं बेटा जी, कौन कौन सी ART कौन कौन सी है फटाफट। सबसे पहली जो है उसका नाम है पात्रे निषेचन। क्या नाम है? पात्रे निषेचन, जिसको हम IVF भी बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसके अंतर्गत इस प्रक्रिया, आप देखिए ART हमारी 4 है, चारों में आपको जल्दी से बताता हूं। पहली है पात्रे निषेचन, जिसको हम क्या बोलते हैं? IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम टेस्ट ट्यूब बेबी को, जिसके अंदर हम किसको? टेस्ट ट्यूब बेबी को उत्पन्न करते हैं। अब आप बोलेंगे साहब ये क्या है? भाई टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? IVF क्या होता है? पात्रे निषेचन क्या होता है? पहली बात तो ये याद रखना, पात्रे निषेचन को हम ये बोलते हैं क्या? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब निषेचन, पात्रे का मतलब इन विट्रो। अब आप बोलेंगे सर इन विट्रो का मतलब क्या होता है? तो सीधा सीधा याद रखना, जब शरीर के बाहर, किसके बाहर? शरीर के बाहर कोई क्रिया कराई जाती है, कोई भी क्रिया कराई जाती है, ठीक है, तो ऐसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? इन विट्रो क्रिया या पात्रे क्रिया। तो आपसे कोई पूछे पात्रे का मतलब क्या था, आप सीधा सीधा बोलेंगे इन विट्रो का मतलब क्या था? जब शरीर के बाहर कोई क्रिया कराई जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? इन विट्रो। और शरीर के बाहर जो क्रिया कराई जा रही है वो क्या कराई जा रही है? फर्टिलाइजेशन। यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब शरीर के बाहर क्या कराया जा रहा है? निषेचन कराया जा रहा है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पात्रे निषेचन। तो देखिए वर्ड्स का मीनिंग उसी में ही छुपा हुआ है। क्या? पात्रे का मतलब शरीर के बाहर क्या कराया जा रहा है? निषेचन कराया जा रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? पात्रे निषेचन। कहां कराया जा रहा है? शरीर के बाहर। हम सीधा सीधा बोलेंगे भैया हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब बेबी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ये तो पता है ना, परख नली, परख नली शिशु बोला जाता है। याद रखना, क्या नाम देंगे बेटा जी? परख नली शिशु। ठीक है, सीधा सा बिंदु याद रखना है, आपने एक परख नली ली, आपने नहीं भैया डॉक्टर ने ली। एक डॉक्टर ने क्या ली है? परख नली लिया। अब उस परख नली के अंदर वो सारा का सारा वातावरण स्थापित करेंगे। कैसा वातावरण स्थापित करेंगे? जैसा एक सामान्य महिला की फैलोपियन नलिका में होता है। क्या कराने के लिए? निषेचन कराने के लिए। होता है ना? अब जरा सोच समझ के मुझे बताएं, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहां पर होता है? एक सामान्य महिला के अंदर फैलोपियन नलिका में होता है। तो कुछ वातावरणीय परिस्थितियां होती होंगी ना अंदर, किसमें? फैलोपियन नलिका में। वैसी ही परिस्थिति हमने यहां पर उत्पन्न करी है, किसमें? इस टेस्ट ट्यूब में। और हम यहां पर क्या कर रहे हैं? अंडाणु ले रहे हैं और साहब शुक्राणु ले रहे हैं और क्या करा रहे हैं? निषेचन करा रहे हैं। निषेचन करने के बाद यहां पर क्या बन जाएगा? युग्मनज बन जाएगा। खल्लास, इतनी सी बात। तो जरा सोच समझ के मुझे बताएं, सोच समझ के मुझे बताएं हमने यहां पर क्या किया है। आप बोलेंगे सर हमने यहां पर टेस्ट ट्यूब बेबी उत्पन्न करने के लिए एक परख नली ली, उसके अंदर अंडाणु लिया, शुक्राणु लिया, निषेचन कराया, क्या बना दिया? युग्मनज बना दिया। ठीक है, अब बेटा जी इसको ना मैं यहीं पर रोक रहा हूं, इसको हम कल कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को पूरा।